बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, साथियों और बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे दोस्तों, जब जज्बा और लगन सच्ची हो और कोई बंदा घर से एक मंजिल का तयन करके निकले तो मंजिल बेशक दूर हो, एक वक्त आता है मंजिल आ ही जाती है। तो ये जो मेरा इंट्रो है, ये एक खास शख्सियत के लिए है और एक नौजवान जो पिजन फैंसियर है उसके लिए है। पहले दोस्तों, इन्होंने अपने इस फील्ड में खुद से एक अपनी पहचान पैदा की। वो जो आप पढ़ते हैं कि भीड़ में चलने का कोई फायदा नहीं, अपनी पहचान, ये बिल्कुल उन्होंने भीड़ भीड़ से हट के अपना एक नाम पैदा किया। आज पाकिस्तान भर में और पाकिस्तान से बाहर भी उनको एक ख़ास उनकी एक पहचान है माशाल्लाह। और आज मैं यहाँ पर मौजूद हूँ फ़ारूक सईद खान, हमारे नौजवान जो पिजन फैंसियर हैं उनके पास में मौजूद हूँ। तो इनसे गपशप करते हैं। हमारे सारे सवालात जो हैं वो बिल्कुल रवायती नहीं हैं। जब मुझे लगा कि मुझे रवायती सवालात करने पड़ेंगे तो मुझे ये बिल्कुल लीव कर देना चाहिए और इंशाल्लाह ताला आपके सवालात होंगे जो आपके ज़हनों में निकलते हैं, जो लोगों से आप रूमर्स सुनते हैं, अफवाहें सुनते हैं, उनके हम आज बिल्कुल सॉलिड और फैक्ट्स पर मबनी जो हैं वो जवाबात लेंगे। मैं अपनी मेहमान शख्सियत की तरफ चलता हूँ, लेकिन आज तो मेरे मेज़बान हैं, मैं खुद आया हूँ यहाँ पे। तो उनकी तरफ चलते हैं और सवाल जवाब करते हैं। आप इंशाल्लाह ताला एंजॉय करेंगे, हमारे साथ रहिएगा जी। प्यारे दोस्तों, आप देख रहे हैं आपके सामने हमारे प्यारे भाई फ़ारूक सईद खान, बगला टैडी वाले, ठीक है। और ये मौजूद हैं। आज हमारी खुशकिस्मती है, हमें टाइम मिला है। अस्सलाम वालेकुम फ़ारूक भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम हबीब भाई, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। सबसे पहले तो तमाम दोस्तों को, भाइयों को, उस्ताद इकराम को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। और आप सुनाएं, सब खैरियत है? आप आए, आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह का एहसान। फ़ारूक भाई, आज आपके पास हाज़िर हुए हैं कि आपसे बातचीत की जाए, आपके कबूतरों का शौक़ किया जाए। और जो आपकी कम्युनिटी है जिनके पास फैज़ नोके टैडी हैं वो तो समझते हैं, लेकिन जिनके पास नहीं है और इनके बारे में बहुत सारी उनके अबहाम हैं। और मैंने जो सुने उसमें कोई कहता है जी इनमें रामपुरी पार डाला गया, कोई कहता है नीवी वाला, मतलब जितने मुंह उतनी बातें। तो अगर आप एक लिटिल सा इनका, आप जो ये इन्वेंशन कहाँ से हुई, बारीक नोकें और बड़े डायल और पीली पलकें और खूबसूरत कलर और इनके जोड़ हड्डी सब परफेक्ट हैं, जो बातें असाज़ा आके बताते हैं, तो ये सारी परफेक्शन भी है, कलर भी बहुत अच्छा है, नोकें जो हैं वो बारीक हो गई हैं। तो थोड़ी सी इस पर रोशनी डालें कि ये मतलब क्या क्या मिक्स हो गया इसमें। देखें हबीब भाई, सबसे पहले तो एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ये भी कोई तीसरी दुनिया से कबूतर नहीं आ गए, कोई अलहदा दुनिया के कबूतर नहीं है। ये भी उन्हीं कबूतरों में से निकले हैं जो कबूतर मौजूदा दौर में चल रहे थे। और अगर आप कहना कि इनमें कलर आ गया रामपुरियों का, इनमें फिरोजपुरियों का, या देखें टैडी जो है ना वो ख़ुद एक कम्बिनेशन में बनी हुई ब्रीड है। इसमें बहुत से कलर भी डले, बहुत से कबूतर डले। इस चीज़ में मुझे कहने में कोई मुज़ायका नहीं है कि आप अगर कहेंगे ना इनमें रामपुरियों का कलर आ गया है, तो मैं इस चीज़ की तरदीद करूँगा, आपसे तायद करूँगा कि हाँ जी, हो सकता है कि इसमें रामपुरियों का कलर आ चुका हो। लेकिन इस वक्त जो है ना ये एक अलहदा से एक खुद ब्रीड बन चुकी है। और अगर इसमें आप कह रहे हैं ना कि कोई नीवी वाला डला है, तो मैं ये समझता हूँ कि वो नीवी वाली जो है ना वो अपने आप में एक बहुत परफेक्ट कबूतरबाजी है। वो एक अलहदा कबूतर हैं तो वो भी कबूतर, वो इन कबूतरों से अलहदा नहीं है, लेकिन इस ब्रीड से वो थोड़े से अलहदा कबूतर हैं, डिफरेंट कबूतर हैं। उनका स्टाइल थोड़ा सा डिफरेंट है इन कबूतरों से, उनकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी डिफरेंट है इन कबूतरों से। और ये भी कबूतर जो है ना, ये कबूतर भी इन्हीं कबूतरों में से बने हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ जीन्स प्रमोट करने की बात है कि आपने कौन से जीन्स को पकड़ के प्रमोट किया।
और बाकी जो बात है ना कि इनमें जो बारीकी है, इनके जो डायल हैं, इनके जो कलर हैं, वो मैं ये समझता हूँ कि वो शुरू से ऐसे नहीं थे, क्योंकि मैं इस शौक़ में ना इन टेडी कबूतरों में मुझे 2008 में मैंने एंट्री की थी इन टेडी कबूतरों में। उस 2008 से लेके आज तक 14-15 साल गुजर गए हैं। ये 14-15 साल पहले कबूतर ऐसे नहीं थे। ये कबूतर उस दौर में इनकी नोकें जो है ना वो साफ़ थी और लंबी भी थी कुछ, लेकिन बारीकी ये नहीं थी, डायल ऐसे नहीं थे, कलर भी ऐसे नहीं थे। ये वक्त के साथ साथ हम लोगों को जिस तरह का हमारा माइंडसेट था, जिस तरह की हमारी सोच थी, उस हिसाब से हमने इनको अपनी डाई के अंदर इनको हमने फिट किया है, हमने इनको अपने रंग में रंगा है। ये कबूतर ऐसे नहीं हमें मिले थे, ऐसे नहीं थे जब ये स्टार्ट हुआ। इन लोगों ने जो बनाए हुए थे ना कबूतर जब ये स्टार्ट हुए थे, और स्टार्ट इसका मैं थोड़ा सा बताता चलूँ कि जो मेरे भी सुनने में बात आती थी वो यही थी कि ये मैरोंस की एक कबूतरी थी, मैं असगर साहब की, ये वहाँ से फ़ीमेल आई और इसके साथ ना उस बड़ी फ़ीमेल के साथ 3 मेल लगे। उनमें से गालिबन एक बड़ा मेल बादशाह गुजर से आया और इस तरह करते करते ना टोटल 3 मेल उस फीमेल के साथ लगे, उनसे ब्रीड चली और फिर वही बढ़ती गई, वही आगे आती गई, उन्हीं में से ये सारा कुछ बना है। ठीक हो गया। मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि ये इनफैक्ट इनके जद्दे अमजद मैरों वाले जी कबूतर जी हैं। बिल्कुल, ये भी टेडी कबूतर हैं। ये जो लोगों की सोच है कि ये कोई अलग से कबूतर आ गए, ये कोई अलग कबूतर नहीं है, ये टेडी कबूतर ही हैं, लेकिन इनको थोड़ी सी चेंजिंग दे दी गई, इसलिए ज़रा इनके थोड़े से जो नैनक्श हैं, इनके जो फिज़ीक है, थोड़ा सा उसको अलहदा किया गया। ये कबूतर अलहदा नहीं है। ये जो लोगों का मिसकंसेप्शन ये है ना कि ये कोई फैंसी कबूतरों से बने हैं या ये कोई फैंसी कबूतर हैं, हम इस चीज़ को नहीं मानते। आप इन कबूतरों को पकड़ें, इनको देखें, इनके अंदर तमाम वो खूबियाँ, तमाम वो पॉइंट्स मौजूद हैं जो अच्छे उड़ने वाले कबूतरों के अंदर होने चाहिए। और देखिए, अपने मुँह मियाँ मीठे वाली बात होगी। मैंने जहाँ पे इनको ट्राई किया, जहाँ पे आज़माया, इन्होंने बेहतरीन किस्म की परफॉर्मेंस का मुज़ाहरा किया। मैं हर बंदे की गारंटी नहीं दे सकता, क्योंकि देखें पता क्या होता ये है कि एक ट्रेंड चल रहा होता है, उसमें जितनी चीज़ ओरिजिनल होती है ना, उससे ज़्यादा उसकी कॉपीज़ आ जाती हैं। अब लोगों का फोकस है नोक से लेके गर्दन तक इनको देख के इनकी कॉपी बनाना, लेकिन मैं हर बंदे की गारंटी नहीं दे सकता। जहाँ पे ये नहीं उड़े वहाँ पे मैं भी इस चीज़ को मानूंगा कि ये नहीं उड़े होंगे, क्योंकि वहाँ पे बाकी पॉइंट्स पे काम नहीं हुआ होगा। अब जहाँ पे इनके बाकी पॉइंट्स पे देख के, इनकी सारी बॉडी स्ट्रक्चर, इनका पर कुंदा हड्डी जोड़ देख के ये लगेंगे, ये पूरा परफॉर्म भी करते हैं। अच्छा फारूक भाई, आपने बताया 2008 में आप इस तरफ आए, उस वक़्त इन कबूतरों का कोई ज़्यादा नहीं था। मैं 2000 में या 98 की बात है, ठीक है, मैं असगर साहब से मिला, हमने एक डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म बनाई उनके कबूतरों पे, बहुत अच्छी फ़िल्म थी, लेकिन वो हमारा आइडिया फ्लॉप रहा। उस वक़्त की मुझे एक बात याद है कि मैं असगर साहब ने बताया कि इनमें से सफ़ेद नोक के कबूतर निकलते हैं। तब अभी कोई कहानी नहीं थी इनकी, तो उन्होंने कहा लेकिन हम वो जोड़ा तोड़ देते हैं, हमारे असातिज़ा जो हैं उसको नहीं लाइक करते, लेकिन आपने उस जीन्स को उनको प्रमोट किया। 2008 में आपके ज़हन में क्या आया? आपने मतलब इस तरफ पाँव रखा, आपको पता था कि इतने अरूज तक ये कबूतर जाएंगे, और फिर आपने अपने बाकी कबूतर कम करने शुरू कर दिए, आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल ख़त्म कर दिए दूसरे और यही रख लिए? नहीं, मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे आपकी बात में थोड़ा सा पहले आखिरी वाली बात का जवाब दूंगा कि जो दूसरे कबूतर हैं मैंने ख़त्म नहीं किए। अच्छा। हाँ जी, उनको मैंने कम ज़रूर किया, और वो कम इस तरह से किया कि फिर मैंने कैटेगराइज करना शुरू कर दिया। उनमें मैंने देखा कौन से कबूतर ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं, ज़्यादा अच्छी परवाज़ कर रहे हैं, ज़्यादा अच्छे चल रहे हैं। उन कबूतरों को मैंने सिलेक्शन करनी शुरू की, और जो बाकी फजूल कबूतर थे जो मुझे मेरे म्यार के मुताबिक नहीं लग रहे थे, उनको आहिस्ता आहिस्ता कम करना शुरू किया। मैं एक्चुअली कमगर लवर हूँ, मेरे पास आज भी अच्छी तादाद में कमगर कबूतर भी मौजूद हैं, मेरे पास सब्ज़ चीने कबूतर भी मौजूद हैं, मेरे पास कुछ फिरोजपुरी कबूतर भी मौजूद हैं, और वो बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। और जो है ना, इन टेडियों में जब एंटर हुए तो बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था, 1% भी नहीं पता था कि ये शौक़ इतना अरूज पे चला जाएगा, या फिर इसमें इतनी तेज़ी आ जाएगी, या फिर ये प्रॉपर एक अलग से इंडस्ट्री बन जाएगी।
इनमें सिर्फ एक स्टार्ट किया था, इनको देखे, इनको रखना शुरू किया, फिर इन पे जब ये कबूतर आए ना, फिर इनमें खामियां थी बहुत ज़्यादा। वो कबूतर इस तरह के नहीं थे जिस तरह के आजकल के दौर में कबूतर चल रहे हैं। वो कबूतर उसी तरह के थे जिस तरह के टेडी कबूतर होते हैं। उनमें बड़ी अच्छी, उस दौर में तब की इनकी आंखों में बड़ी ज़बरदस्त जालियाँ थीं। इन कबूतरों की नोकें इतनी बारीक नहीं थी, ये जो साइज में भी बड़े थे, साइज़ों में भी बहुत मेरे बड़े पास थे अभी कबूतर। भी 2 आपके घर के हाँ पड़े जी हुए। जी, मेरे वाले कबूतर आपके पास भी गए, बल्कि हाँ। आप थोड़ा सा इस चीज़ में गवाही दे सकते हैं कि जब आपने इनको परफॉर्मेंस वाली साइड पर लगाया तो ये कबूतर बिल्कुल, अच्छा बिल्कुल, परफॉर्म भी इन्होंने किया। मेरे बिल्कुल। पास और भी 2-3 जगहों पे, 4 जगहों पे चैंपियन छतों की बात कर रहा हूँ। आम तो और तो कई जगह पे उड़े हैं, छोड़े हैं, काम किया है, लेकिन जो चैंपियन छतें हैं, मैं 3-4 उनका रेफरेंस के साथ आपको बता सकता हूँ जहाँ पे इन कबूतरों ने बाजियों में अच्छी परफॉर्मेंस दी है, शाम तक उड़े हैं, ऑन द रिकॉर्ड पर्चे पे मोहरें लग के। तो ये कबूतर जो है ना, इनको फिर इनमें हम एंटर हुए, इनको आहिस्ता आहिस्ता देखना शुरू किया अपने हिसाब से, अपनी डाई के अंदर इनको फिर ढाला। इनको जिस तरह के हमें पसंद थे, जिस तरह के मुझे पसंद थे, उस तरह के मैंने इनको इनका थोड़ा सा काम करना शुरू किया। इन पे इनका कलर ऐसा नहीं था, इनका कलर, इनकी नोक, इनकी आँख, ये सारी वक्त के साथ साथ चेंजिंग आई है। इन 14-15 सालों में इनमें बहुत चेंजिंग आई हैं, इनमें बहुत सी चेंजिंग्स की हैं हम लोगों ने। फारूक भाई, सारी हमने बातें करनी है इंशाल्लाह ताला, ये सारे टॉपिक्स पे बात करनी है जी। अच्छा फारूक भाई, ये इतने हसास क्यों हैं ये कबूतर? मतलब मैंने देखा है कि एक केज से दूसरे केज में डाला तो ये उदासी कर जाते हैं, दाना छोड़ देते हैं। मेल को फीमेल से अलग किया तब भी इनका यही हाल है। और मैंने तो ये अपने, जब मेरे पास थे ये सफ़ेद नोक के, मैंने ये देखा कि मैंने सियालकोट में एक पेयर भेजा, लगाया पेयर, 8 माह तक उन्होंने अंडे ही नहीं उतरवाए। मेरे पास वापस आए तो सुनने में बड़ा अजीब सा लगता है, हालांकि लगा हुआ पेयर है। मेरे पास वापस आए तो ब्रीडिंग शुरू कर दी। ये इतना, मतलब इतने सेंसिटिव और इतने कड़वी तबीयत के क्यों हैं? मैं पहले तो ये बताता चलूँ ना कि देखें, ये वो बातें हैं जो पुराने उस्तादों से हम लोग सुनते होते थे कि फ़ीमेल ऐसी हो कि आपने उसको अंडे से उठाया है तो वो दोबारा खाने में नहीं घुसती, अंडे देर कर देती है, जोड़ा तोड़ा तो जोड़ा नहीं लगा, आप खुडे में घुसे हैं तो अंडे छोड़ के बाहर आकर खड़े हो गए। देखें, ये सारी वो खूबियाँ हैं जो कि हम सुनते होते थे कि ये बड़े अच्छे और बड़े हसास कबूतरों में मौजूद होती हैं। आप यकीन करेंगे कि वो सारी खूबियाँ और इससे भी कई ज़्यादा खूबियाँ इन कबूतरों में मौजूद हैं। आप इनके खुडे के अंदर घुस गए हैं, ये सब मेल फीमेल जो अंडों पे बैठे हुए हैं, ये छोड़ के बाहर आ जाएंगे। आपने पेड़ चेंज किया है, नया पेड़ लगाने में अक्सर आपको बड़ी दिक्कत होती है। मैंने बड़े सिस्टम किए हुए हैं, कभी इधर डाल कभी उधर डाल, इनको पेड़ चेंज करने के लिए। तो ये सबसे पहले तो ये मैं कहूँगा कि ये सारी ना वो खूबियाँ इनके अंदर मौजूद हैं जो आप मुझसे पूछ रहे हैं कि इनके अंदर क्यों मौजूद हैं। तो ये खूबियाँ इनके अंदर मौजूद हैं, बिल्कुल मौजूद हैं। अब इनको ये कहा जाए कि ये अच्छे कबूतर नहीं हैं, तो ये खूबियाँ तो सारी अच्छे कबूतरों वाली हैं ना। दूसरी बात ये है कि ये देखें, ये बात है जीन्स को प्रमोट करने की। अगर आप अच्छा कबूतर पसंद करते हैं और उसके अंदर जो खूबियाँ मौजूद हैं, डेफिनेटली वो खूबियाँ उसके बच्चों में भी ट्रांसफ़र होंगी। या आप जीन्स प्रमोट करते हैं, आप अच्छे से अच्छा बच्चा रोकते हैं, उसको आगे ब्रीडिंग में लेके आते हैं, तो वो ये नस्ल दर नस्ल इनके अंदर ये खूबियाँ चल रही हैं। हमारे पास जो है ना, अब मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मेरे पास जो है ना एक सिलेक्टेड से क्वांटिटी या सिलेक्टेड पेयर्स होता है मेरे पास। मेरा शौक जो है ना, वो शुरू से ही वो 20 से 25 पेयर्स का रहा है। 25-30 पेयर अभी भी मेरे पास मौजूद हैं, इससे ज़्यादा नहीं होते। अब जब 25 से 30 पेयर्स ब्रीड करेंगे तो एक क्लच में ज़्यादा ना आप एवरेज लगाएं तो चलो, वो 30-35 बच्चे तो निकलते ही हैं ना। वो 30-35 बच्चे निकलेंगे, उनमें से 1 या 2 या 3 बच्चे सिलेक्ट करने हैं ब्रीडिंग के लिए, बाकी हमने दे देने होते हैं। अब वो 3 बच्चे जब बड़े होके खड़े होंगे ना ब्रीडिंग करने के लिए, तो उन 3 बच्चों को, जब क्वांटिटी तो वही रहनी, क्वांटिटी तो नहीं बढ़नी। अब उसके लिए होता ये है कि अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। अब 3 बड़े कबूतर निकलेंगे तो वो 3 यंग बर्ड्स जो है ना वो ब्रीड में जाएंगे। तो ये जीन्स की वजह से मैं कहता हूँ, ये जेनेटिकली ऐसे हैं कि अच्छे जीन्स को हम कोशिश करते हैं कि प्रमोट करें। ये जेनेटिकली इनके अंदर ये चीज़ चल रही है। और जो इनके अंदर बारीकियाँ हैं, देखें, अगर आप कहते हैं ना कि नोक बारीक है, तो नोक बारीक का मतलब ये है कि ऑब्वियसली उसकी गर्दन भी बारीक होगी, उसका हेड भी बारीक होगा, उसकी बॉडी भी बहुत मोटी नहीं होगी। ऐसे कबूतर हम पसंद नहीं करते जो
हैवी हैं, हैवी वेट हैं, हम ज़रा स्मार्ट कबूतर पसंद करते हैं। तो जेनेटिकली इनके अंदर ये चीज़ें आ गई हुई हैं। पहले दोस्तों मैं यहाँ पर एक गिरा लगाता चलूँ इस बात में फरूख भाई की कि आप जीन्स और जेनेटिक को सुन रहे होंगे, कुछ दोस्त नहीं समझ रहे होंगे कि क्या ये चीज़ है। तो जीन्स या जेनेटिक्स ये एक बाकायदा एक इल्म है बायो का, जिसमें फीचर्स ख़ास मतलब उनकी नस्ल दर नस्ल मुंतकली को, ये मैंने बिल्कुल आसान सी एक डेफिनेशन आपको बताई है। इस पे पूरी इसका पूरा एक इल्म है। और मतलब माँ बाप की आंखें नीली हैं तो बच्चे की कैसी हैं, कानों की लू जुड़ी हुई है तो बच्चों की कैसी है, ये एक पूरा इल्म है। घुंघराले बाल जो हैं वो भी माँ की तरफ से इनहेरिटेड, और बाद का बीमारियाँ भी, ठीक है। तो ये हमारा अगला क्वेश्चन भी यही है फरूख भाई से कि आपने जबकि सारे मतलब कलर को देख के, आंखों को देख के ब्रीडिंग करवा रहे थे, आपने जीन्स पर ब्रीडिंग करने का जो मुश्किल काम है वो क्यों आपने सोचा कि मुझे जीन्स पे काम करना चाहिए? देखिए हबीब भाई, जब आपने कोई ब्रीड बनानी है, जब आपने किसी ब्रीड को लेकर चलना है ना, वो मेरी सोच ये है कि वो जीन्स के बगैर आप कोई ब्रीड नहीं बना सकते। पेडिग्री जो है ना वो बहुत ज़रूरी है किसी भी ब्रीड को बनाने के लिए। और पेडिग्री आपको जब तक उनकी 5 पुश्तें नहीं पता हैं अपने ब्रीडिंग बर्ड की, तब तक आपकी तसल्ली नहीं है, आपको नहीं पता चलेगा कि निकलने वाला बच्चा किस तरह का निकलना है। वो कुछ भी निकल सकता है जब तक आपको उसकी 5 जनरेशंस नहीं पता हैं। तो इन चीज़ों पे काम करते करते, इस ब्रीड पे काम करते करते जो 14-15 साल का अरसा गुजरा ना, उसमें यही चीज़ें की हैं, यही चीज़ें सीखी हैं कि जो जीन्स है ना वो बहुत ज़रूरी हैं, पेडिग्री बहुत ज़रूरी है। आपको 4-4, 5-5 जनरेशंस पता होती हैं बर्ड की, आप उसको कैसे यूज़ करना है, किधर को लेके जाना है। अब मैं एक मिसाल देने लगा हूँ आपको, वो शायद कुछ लोग बुरा भी मनाएं, लेकिन सच्चाई ये है कि मेरे पास जो सबसे अच्छा कबूतर मुझे लगता है, जो मेरे सेटअप का सबसे अच्छा कबूतर है, जो कि शायद मैं किसी कीमत पे भी सेल ना करूँ, वो कबूतर, और एक आम दुकान पे, एक आम दड़वी में पड़ा हुआ सबसे हल्का जो चीपेस्ट कबूतर है इसी नस्ल में से जो है, वो कबूतर शायद कुछ 10 जनरेशन पीछे चले जाएँ, उनके माँ बाप सेम निकलें। अब वो वजह क्या है, ये इतना एंटीक और रेयर हो गया और वो इतना रफ़ हो गया, इतना आम हो गया, इतना कॉमन हो गया। इसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि जीन्स के प्रमोशन, और मैंने उसको अपने हिसाब से चलाना है। इसको बर्ड जो होता है ना, उसको आप अपने जहन से चलाते हैं, उसको आप अपने जहन से ब्रीड करवाते हैं। आपने उसमें से क्या बनाना है, आपने उसमें से क्या निकालना है, ये आपके जहन में चल रहा होता है। जो वो परिंदा जो वो वहाँ पे जाके सस्ता और कॉमन हो गया है, वो जिसने बनाया है वो उसकी सोच से चला है। जो मेरे पास है ये मेरी सोच से चला है। अब ये मेरे वाले परिंदे सेम यही वाले परिंदे मेरे से अच्छी सोच वाले किसी बंदे के पास चले जाएंगे, ये इससे भी अच्छे हो जाएंगे। मेरे से हल्की सोच वाले के पास जाएंगे, इससे भी हल्के हो जाएंगे। परिंदे वही रहते हैं। बहुत अच्छी बात आपने की है कि जो हमने इंटरव्यू के आगाज़ में कहा कि जो आपका विजन है आप उसके मुताबिक ब्रीड करवाते हैं। पहले दोस्तों ये जो चीज़ है ये इतनी आसान नहीं है जो फरूख भाई ने की। मैं इनका इस चीज़ का विटनेस हूँ कि इन्होंने पहले नोक पे काम किया, फिर इन्होंने आँख पे काम किया, आँख पे काम करते करते इन्होंने फिर कलर पे काम किया, कलर पे काम करते करते इन्होंने स्टैंडिंग स्टाइल पे काम किया। इसी तरह जी बिल्कुल ऐसे। तो ये इसकी वजह ये है कि ये कबूतर बने बनाए नहीं मिले हमें। हाँ जी, ये कबूतर आज जिस जगह पे खड़े हैं ना, इसके पीछे हमारी 15-15 साल की मेहनत है और बेतहाशा पैसा है जो कि इसमें इन्वॉल्व हम लोगों ने किया। इसकी वजह से एक कबूतर आज यहाँ पे खड़े हैं। हमें जो चीज़ पसंद आई, हमने मुंह मांगे दामों पैसे दे के वो चीज़ ली और उसको डाला और उस पर काम किया और इनको चेंज किया। अच्छा फरूख भाई, ये क्या बात है कि मतलब मैंने बड़ा अक्सर ही सुना कि अभी एक बच्चा केज में है तो उसका 1.25 लाख कीमत लग गई है, लाख रुपया लग गया है और ऑनर ने रिफ्यूज़ कर दिया, उसने कहा मैंने नहीं देना। ये क्या, उसमें क्या क्वालिटी है? उसके केज में अभी नेस्ट में ही है तो उसको नज़र आ गई है लेने वाले को। अभी भाई बात ऐसे है कि एक बात मार्केट में मशहूर हुई कि मैंने एक बच्चा 3 लाख रुपए का सेल किया 2019 में। आज से 3 साल पहले मैंने 3 लाख रुपए का बच्चा वो सेल किया था, जो भी पेरेंट फीड पे था जी। वो माँ बाप के पीछे पीछे भागता था, चौगा लेता था। उस एज में मैंने 3 लाख रुपए, और मैं 3 लाख रुपए में सेल करने में एग्री नहीं कर रहा था। मेरे कुछ दोस्तों ने मुझे कन्विंस किया और मुझे समझाया और मुझे कहा यार दे दें,
कोई बात नहीं, अगले का भी शौक देखें। तो मैंने फिर दिया था, मैं उसको 3 लाख रुपए में देने में एग्री नहीं कर रहा था। अब आप अगर बात करें ना कि क्या चीज़ नज़र आई, तो एक ब्रीडर को पता होता है, वो क्यों पता होता है, उसको 5 जनरेशन पीछे से पता होती हैं। उसको पता होता है कि बॉक्स के अंदर जो पल रहा है वो क्या पल रहा है। हमें 15 दिन के बच्चे का पता होता है, हमें 15 दिन के बच्चे का हमने डिसीजन ले लिया होता है कि इसको हमने अपने लिए रोकना है या इसको हमने सेल कर देना। हमें आइडिया होता है, वो इसीलिए आइडिया होता है कि हमारा एक्सपीरियंस हो चुका हुआ है, मैंने इनकी जीन्स पे, इनकी ब्लड लाइन पे काम किया हुआ है, मुझे आइडिया होता है ये बच्चा क्या निकला है। हम जब पेयर लगाते हैं ना कोई नया, तो उस पेयर की पहली झोल डिसाइड करती है कि इसने लगे रहना है कि नहीं लगे रहना। बहुत लंबा चौड़ा वेट नहीं होता इसमें, वो पहली झोल में ही डिसाइड करवा देता है। अगर वो आपके मयार के मुताबिक बच्चे नहीं निकले तो बहुत कम चांसेस ऐसे होते हैं कि उसको दूसरी झोल तक भी मौका दिया जाता है, वरना पहली झोल में डिसीजन ले लेते हैं कि इसको रखना है कि इसको तोड़ना है, और फिर उस पेयर को चेंज कर देते हैं। अच्छा फरूक भाई, लोगों ने इससे सुना कारोबार खड़े कर लिए इस शौक़ से, इस हॉबी से, आप क्या कहते हैं? आप इन कबूतरों की बात कर रहे हैं कि ओवरऑल कबूतरों की बात कर रहे हैं? नहीं नहीं, इनकी स्पेसिफिक नहीं, मैं बात आपकी बात पे फिर थोड़ा सा जो है ना वो इत्तेफाक नहीं करूँगा जी। आपको मैं कबूतरों की बात करूँगा, जो आप सिर्फ ये नहीं कहने दूंगा कि इन कबूतरों की वजह से, लेकिन जिसके पास अच्छे परफॉर्मर पड़े हुए हैं, वो काली नोकों में है, वो काली पलकों में है, वो लाल आंखों में है, वो काली आंखों में, वो जिस तरह के भी कबूतर हैं वो महंगे बेचते हैं। मेरे पास मौजूदा मिसालें, बल्कि आप जानते ही होंगे, यहाँ पे अच्छे परफॉर्मेंस वाले कबूतर हैं, वो भी 25-30 हज़ार रुपया मांगते हैं बच्चे का, चाहे वो काली नोक में है, चाहे वो गुलाबी आंख में, वो जैसा भी है, वो कम से कम रेट 25-30 हज़ार रुपया मांगते हैं लोग। लेकिन आप इस चीज़ पर तो एग्री करेंगे ना कि इस शौक़ में बहुत सारे ऐसे बंदे हैं जो सुबह के टाइम जॉब करते हैं और किसी के वहमो गुमान में भी नहीं कि इसने घर में कबूतर रखे होंगे, और उसने उसको एज अ साइड बिजनेस इसको लिया हुआ है। अभी भाई देखें, शौक जो है ना जी, आपका कोई भी बिजनेस है ना, अगर आपने उसमें तरक्की करनी है ना, तो सबसे पहले आपको उसका शौक होना चाहिए। अगर आपका शौक आपका बिजनेस बन जाए ना, इससे अच्छा कारोबार दुनिया में ज़बरदस्त, बहुत अच्छी बात। ठीक है। वो अब देखें, है ये कि एक बंदा हमारे इसमें थोड़ी सी, मैं अपनी मैशियत की बात करूँगा, हमारे मुआशी हालात ऐसे चल रहे हैं, हमारे मुल्क की इकॉनमी ऐसी चल रही है कि एक जो मतवस्त तबका है ना, वो अपना घर मैनेज ही नहीं कर पा रहे अपनी सैलरीज में, ऐसे ही सारा सारा दिन काम करते हैं। आप यकीन करेंगे कि वो लोग ये कहते हैं कि हम 10 घंटे की ड्यूटी करके भी वो रेवेन्यू जनरेट नहीं करते जो हम अपने शौक से जनरेट कर लेते हैं। बहुत अच्छा। अब उन लोगों की मजबूरी है, शौक तो है ही है, हबीब दाना तो उन्होंने डालना है कबूतरों को। अब वो शौक के साथ साथ अगर वो उनको फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे हैं, तो इससे मैं इससे अच्छी और कौन सी चीज़ हो सकती है, मुझे बताएं आप। बिल्कुल ठीक कहा आपने। अच्छा फरूक भाई, इनकी खूबसूरती, इनकी नफासत को लेके 90% लोग ये राय कायम करते हैं कि ये कबूतर फैंसी हैं, उड़ने वाले नहीं हैं। ठीक है, हालांकि मतलब मैंने खुद भी उड़ा के देखे हैं, क्रॉस में भी उड़ाए हैं, और आगे जो ये नस्ल बनाते हैं वो भी मैंने देखी है कि उसमें क्या क्या लेके आते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे शायकीन हैं जो मैं ना मानूं वाली बात करते हैं। आप इसमें क्या मतलब, क्या हमारे दोस्तों को बताना चाहेंगे इनकी कैसी परफॉर्मेंस है? कभी छोड़े कबूतर कहीं पे और इनका प्रवासी शौक किया? देखिए बीबी, मैं यहाँ पे ना एक पॉजिटिव मैसेज कन्वे करने के लिए बैठा हूँ। जी जी। मेरी कोशिश ये होती है कि मैं जो है ना वो तनकीद ना करूँ, ना अपने आप पे होने दूँ, ना किसी और पे करूँ। वेरी ठीक है, गुड। मैं इस वक्त मकसद ये नहीं है कि मैं किसी और की बुराई करके तो अपनी तारीफ़ करूँगा। मैं आपको एक फैक्ट बताने लगा हूँ। वो फैक्ट ये है कि ये कबूतर जो है ना, ये पूरा परफॉर्म करते हैं। अभी एक सवाल थोड़ी देर पहले आपने किया कि एक बंदा सारा दिन काम कर रहा है और उसने रात को या शाम में आके साइड बिजनेस ये रखा हुआ है। ठीक है, अब मुझे ये बताएं कि एक बंदा जो सारा दिन काम कर रहा है, वो शाम को या रात को आके इनको किस तरह उड़ाएगा? सबसे पहली बात तो मेरा सवाल ये है, हर बंदे के रिसोर्सेज नहीं है। मेरे अपने रिसोर्सेज नहीं है कि मैं छत पे एक खुडे बनाऊँ और जाल बनाऊँ और मैं इनको उड़ाता फिरूँ। ये हर बंदा नहीं कर सकता बॉस। इसके लिए आपको एक पूरी टीम चाहिए, आपको एक घर से अलग एक स्पेयर जगह चाहिए, आपको कोई डेरा चाहिए, वहाँ पे भी आपके पूरे दोस्तों की टीम शामिल हो जो मिलकर सारे शौक करते हैं। ये अकेले बंदे का शौक नहीं है, हर बंदा इसको उड़ाने को अफोर्ड नहीं कर सकता। दो ही काम हो सकते हैं, या फिर आप बैठ के सारा दिन कबूतरों को देखते रहें, या फिर आप
अपने घर वालों का पेट पालें। तो हर बंदे के रिसोर्सेज ऐसे नहीं होते कि वो सारा दिन बैठे कबूतर उड़ाए और पीछे घर वाले रोते रहें और बच्चे रोते रहें। तो इसीलिए कुछ लोग ये करते हैं कि वो इन कबूतरों को बाहर छोड़ने की बजाय इनको बेचना प्रेफर करते हैं, क्योंकि वो चाह रहे होते हैं कि उनका कोई रेवेन्यू जनरेट हो। ये कबूतर प्रॉपर उड़ते हैं हबीब भाई। इनको जो है ना, जिन्होंने उड़ा के देखा है, इनको मैंने खुद उड़ा के देखा है। आप मेरे सामने ज़िंदा मिसाल बैठे हुए हैं, आपने देखा है, आपने इनके पॉइंट्स देखे हैं। आप मुझे बताएं जो कबूतर आपके पास आए थे वो मेरा ख्याल है किसी तरफ से भी ऐसे नहीं थे कि आप कहेंगे यार ये यहाँ से कमी है, थोड़ी सी पूरी होती तो और ज़्यादा अच्छी होती। वो पॉइंट्स में पूरे थे कबूतर। अभी भी जितने कबूतर मैंने आपको दिखाए हैं या मैं आपको और दिखाता हूँ, मुझे बताएं किसी भी एक कबूतर का पॉइंट आउट हुआ है तो मुझे बताएं। ये प्रॉपर वही कबूतर हैं, ये उड़ने वाले कबूतर हैं। इनको ना उड़ाने की रीज़न ये है कि एक तो ये महंगा सेल हो रहा है, बहुत सीधी सी बात है जो सच है वो यही है कि ये महंगा सेल होता है। बाहर छोड़ के इसको उड़ाना है, इसको भगाना है, उससे बेहतर ये है कि इसको बेच के तो वो पैसा कमा लेते हैं। ये मैं मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ, इसलिए इन कबूतरों को बाहर कम छोड़ा जाता है। यही कबूतर आप महंगे ना बेचें, इनको आप मुनासिब पैसों में जब ये आएंगे लोग इनको बाहर छोड़ेंगे, ये भी वैसे ही उड़ते हैं जैसे दूसरे कबूतर उड़ते हैं। अच्छा फरूक भाई, ये अच्छी बात आपने की है कि लोग महंगा कबूतर लेके जाके हौसला नहीं रखते छोड़ने का, हौसला ही नहीं उड़ाना। किसी के पास टाइम नहीं है, मतलब सेवरल रीजंस हैं। ठीक है, आप ये बताएं कि आपके शौक़ में आँख को लेके, आँख के डायल को लेके आपने बड़ी इसमें मतलब रेवोल्यूशंस की, और उसमें आपने ज़ाहरी बात है जीन्स पे भी काम किया, और उससे आपने नया वर्जन भी क्रिएट किया इनका। आप उसको इतनी अहमियत क्यों देते हैं, मतलब आँख के बड़े डायल को? इसमें देखें हबीब भाई, जो ये सिर्फ खूबसूरती है या कोई और भी क्वालिटी है? मैं आपको बताता जी। हूँ। आँख का कुशादा होना जी, आँख का बड़ा होना, आँख का चमकदार होना, तिल का बारीक होना, पलकों का बारीक होना, इसका किसी ब्रीड से ताल्लुक़ नहीं है। ये जिस कबूतर के अंदर लगी होंगी वो कबूतर फर्स्ट प्रायोरिटी पे होगा कि इसको जोड़े डालना है, इसको ब्रीडिंग में डालना है। क्यों? ये एक अच्छी खासियत है, ये अच्छी खूबी है कि आप जहाँ भी देखेंगे, जहाँ पे भी आपको अच्छा ब्रीडर कबूतर नज़र आएगा, सबसे पहले आप देखेंगे उसकी पकड़ के आँख देखेंगे, आँख उसकी कुशादा होगी। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि वो चुन्नी आँखों का, छोटी आँखों का कबूतर हो और वो आप उसको हाँ आप ये ज़रूर करेंगे, आपको अगर नज़र आएगा ना तो आपने उसको पेयर कम्बिनेशन में आप फीमेल उसको ऐसे देंगे जिसकी आंखें खुली हों, जिसकी आंखें खुली करें, आगे से बच्चों की आंखें खुली करें। ये एक कबूतरबाजी में ऐसा पॉइंट है जिसको बड़ी अहमियत हासिल है। आँख का बड़ा होना कबूतर के अच्छे होने की निशानी समझी जाती है। हमने इन कबूतरों में तमाम वो पॉइंट्स को इकट्ठा करने की कोशिश की है, तमाम उन पॉइंट्स को डालने की कोशिश की है जो हमारे जहन में मौजूद थे। हमने उस चीज़ पे वर्किंग की है और अल्हम्दुलिल्लाह हम उसमें कामयाब हुए हैं। अच्छा फरूक भाई, ये बताएं कि कभी इस तरह हुआ कि आपने बड़ा सोच समझ के एक मेल लिया और बहुत सोच विचार के बाद उसके साथ फीमेल छोड़ी, लेकिन आगे से रिजल्ट वैसे ही ना निकला? जी, ये बड़ी ऑब्वियस सी बात है हबीब भाई। हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं, हम मेहनत कर सकते हैं। अंडे में से क्या निकलना ये अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर जानती है। हर मर्तबा ऐसा नहीं होता कि जो सोच के हम पेयर लगा रहे हैं हर मर्तबा ही वैसे बच्चे निकलें, ऐसा नहीं होता। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमने बहुत अच्छा अपनी तरफ से पेयर लगाया है, एक्सपेक्टेड बच्चे नहीं निकलते, फिर हम उसको डिसीजन लेते हैं पहली झोल में, या उसको मैक्सिमम टाइम देते हैं दूसरा क्लच लेने का भी कि बच्चे वैसे निकल रहे हैं कि नहीं निकल रहे। अगर रिक्वायर्ड बच्चे निकल आएँ तो उस पेयर को चलाते हैं, अगर बच्चे ना निकले तो हमें तोड़ना पड़ता है वो पेयर। सही हो गया। तो फरूक भाई आपने 30 पेयर लगाए हैं। तकरीबन 30 पेयर हैं। 30 में मुझे कोई ये उधेड़ उम्र का नहीं नज़र आया कि वो कोई पुराना बाबा आपके पास पड़ा हो। हाँ, उसकी रीज़न यही है हबीब भाई कि एक तो मैं बात कर रहा हूँ जीन्स की, इनके पेडिग्री की। मैं इनको पेडिग्री वाइज लेके चलता हूँ, मैं इनके जीन्स पे काम करता हूँ, उस चीज़ पे मेरा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। और जो आप बात कर रहे हैं ना बड़े कबूतर मेरे पास नहीं है, उसकी एक वजह ये है कि मेरा शौक़ है लिमिटेड। मैंने ये नहीं किया हुआ कि मैंने पूरी छत पे पिंजरियाँ लगाई हुई हैं और कमरे भरे हुए हैं और इधर भी छोड़े हैं उधर भी छोड़े हुए हैं, बच्चे निकलते आ रहे हैं अपनी मर्ज़ी से, वैसा काम मेरे पास नहीं है। मैंने रखे होते हैं सिलेक्टेड बर्ड्स। उन सिलेक्टेड बर्ड्स में मेरे पास इनकी सिलेक्शन करना इंतहाई मुश्किल मरहला है, और ब्रीडिंग में उन 30 पेयर्स में उसी ने जगह बनानी है जो मेरिट पे पूरा उतरेगा, जो मेरे मेरिट पे पूरा उतरेगा उसी ने जगह बनानी है। फिर उसके लिए ये होता है कि मैं बड़े कबूतर
कि जो है ना वो मुझे फिर देने पड़ते हैं। अब मैं उसका भी आपको बताता हूँ कि मैं क्यों देता हूँ बड़ा कबूतर। एक कबूतर है, आप उसको ब्रीड करवा रहे हैं, उसने अपने से अच्छे बच्चे निकाल दिए हैं, वो बच्चा बाप से अच्छा हो गया, एक कंडीशन आ गई। सेकंड कंडीशन ये है, एक कबूतर है, उसने अपने से अच्छे बच्चे नहीं निकाले, दो कंडीशन हो गई। अब पहली कंडीशन में क्या हो रहा है, उसने अपने से अच्छे बच्चे निकाल दिए हैं, मैं उस अच्छे पे काम करूँगा, जो उसका बाप है उसको मैं अल्लाह हाफिज़ कह दूँगा, वो मैं दे दूँगा किसी और को, आप अपना काम करें इसके ऊपर। उस अच्छे को जो बाप से ज़्यादा अच्छा निकला है उसको मैं प्रमोट करूँगा, उसको मैं लेके चलूँगा, मैं अपनी क्वालिटी का लेवल और इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। सेकंड कंडीशन ये है कि उस कबूतर ने अपने से अच्छा बच्चा नहीं निकाला, या वो अपने से अच्छे बच्चे नहीं निकाल रहा। जो अपने से अच्छे बच्चे नहीं निकाल रहा हबीब भाई, उस कबूतर की तो जगह ही नहीं है जो अच्छे बच्चे नहीं निकाल रहा। दोनों कंडीशन में वो अपने से अच्छा निकाल रहा है तब भी उसकी छुट्टी है, वो अच्छा नहीं निकाल रहा तब भी उसकी छुट्टी है। तो यंग पट्टे पट्टियाँ प्रमोट होते हैं, आगे आते हैं मेरिट पे, इसीलिए बड़ा कबूतर होता ही कोई नहीं हमारे पास। मेरिट क्या है आपका? बॉस मेरिट वही है कि आप जैसे आपने बात की है कि इनका डायल अच्छे से अच्छा है, इनकी नोक बारीक है, सिमेट्री में है, इनके कलर अच्छे हैं, इनके पॉइंट्स पूरे हैं। देखिए जब किसी भी जोड़े के 10 के 10 बच्चे एक जैसे नहीं होते, उनमें से आपको कैटेगरीज करने पड़ते हैं। आपने 10 बच्चे निकलवाए हैं, आपने उनको कैटेगरीज किया है, उनमें से आपने टॉप 2 उतार लिए हैं या 3 रख लिए हैं, बाकी 7 आपने देने ही देने हैं। अब वो 1 2 3 पे क्यों आए हैं? वो अपने मेरिट की वजह से 1 2 3 पे आए हैं। अब वो 1 2 3 पे आप काम करेंगे, बाकी जो 7 हैं उनके अंदर भी वही जीन्स है। ऐसा भी हो सकता है कभी कभी जो नीचे वाले होते हैं वो ज़्यादा अच्छा बच्चा अपनी पेडिग्री पे, अपने ब्लड लाइन के सर पे निकाल देते हैं, लेकिन फिजिकल अपीयरेंस वाइज हमारे पास जो बेस्ट ऑप्शन होती है ना उनको अवेल करते हैं, बाकी हम दे देते हैं। अच्छा, आपने एक अपनी कम्युनिटी क्रिएट कर ली है। मैं आपके वो देखता हूँ लंच और डिनर देखता हूँ दोस्तों के साथ, उसमें रवायती कबूतर पर लाहौर के नहीं होते, या कोई एक आध होते हैं, जैसे उस्ताद अकरम मक्की लगा लें या कोई इस तरह के दोस्त होते हैं। आपने अपनी एक कम्युनिटी क्रिएट कर ली है, जिस सूटेड बूटेड नौजवान जो दोस्त हैं वो हैं, और वो आम कबूतरपरों के कट में नज़र नहीं आते, और वो जो दूसरे कबूतर वो आपके कट में नज़र नहीं आते। इसमें इसकी मैं आपको 2 जवाब देता हूँ। पहला जवाब ये है कि उन लोगों से हमने जो है ना वो किनारा कशी नहीं की। एक्चुअली वो लोग एक गैप क्रिएट रखते हैं हमारे अंदर और अपने अंदर, वो शायद इसलिए कि उनके पास और कबूतर हैं, हमारे पास और कबूतर हैं, वो उन कबूतरों को ज़्यादा सुपीरियर समझते हैं और वो कहते हैं कि ये जो हमारी कम्युनिटी के कबूतर हैं ये अच्छे नहीं हैं, ये नहीं उड़ते। हमारे मुझ से आप लोगों ने कभी नहीं सुना होगा कि वो अच्छे नहीं और वो नहीं उड़ते। हमने नेगेटिव बात कभी नहीं की, हम बल्कि अप्रिशिएट करते हैं, हम सराहते हैं उन कबूतरों को। कबूतर बहुत अच्छे हैं, जिनके पास अच्छे हैं उनके पास बहुत अच्छे हैं। हमने कभी भी जो है ना वो इस तरह का स्टेटमेंट हमने नहीं दी कि हमारे अच्छे हैं। हालांकि अपनी चीज़ को हर बंदा अच्छा कहता है, लेकिन हम अपने साथ साथ उनको भी अच्छा कहते हैं। वो लोग ऐसा नहीं करते, काफ़ी लोग ऐसा नहीं करते। वो लोग ये कहते हैं कि हमारे अच्छे हैं, वो नहीं अच्छे। ठीक है, एक शायद ये रीज़न है, थोड़ा सा गैप आ चुका हुआ है। और दूसरी जो आप सूटेड बूटेड की हैं जो वो बात कर रहे हैं, वो ये है कि फिर हबीबी वही बात आ जाती है कि एक बंदा सारा दिन बिज़ी है, वो शाम में फ्री हुआ है, तो ज़रा बैठ के आपस में गपशप लगनी है। तो जिन लोगों के साथ ज़्यादा आप राब्ते में हैं, जब आप फ्री हुए हैं तभी वो लोग बैठेंगे। तो इसलिए उस तरह के लड़के देखें, अब न्यू जनरेशन आप कह रहे हैं इंस्पायर हो रही है, सूटेड बूटेड लड़के इंस्पायर हो रहे हैं। वो क्यों इंस्पायर हो रहे हैं? वो इसीलिए इंस्पायर हो रहे हैं कि ये साफ़ सुथरा सा शौक़ है। जिसको ये शौक़ पड़ गया ना, ये शौक़ अच्छे तरीके से जिसको पड़ गया है, इससे अच्छा शौक़ कोई नहीं है हबीब भाई। और उसको समझ आ गई है, इसको समझ आ गई है, इससे अच्छा शौक़ कोई नहीं है। इस शौक़ के होते हुए आपको किसी दूसरे तीसरे शौक़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। आप सारा दिन काम कर रहे हैं, आप शाम में आके इनमें बैठ रहे हैं, आपके पास टाइम ही नहीं, आप कहाँ जाएंगे? फैमिली को भी टाइम देना है। बिल्कुल सही। अच्छा फ़रूक भाई, ये बताएं कि ये आपके कबूतर इराक गए, मिडल ईस्ट में गए, और भी कई कंट्रीज़ में गए। अभी रिसेंटली माशाल्लाह सबसे ज़्यादा ईरान जा रहे हैं कबूतर, ईरान जा रहे हैं। तो फ़रूक भाई ये बताएं कि कभी आपने सोचा कि ये अल्लाह ताला की बड़ी ख़ास करम नवाज़ी है और बहुत बड़े बड़े नाम हैं यहाँ पे बैठे हुए, कसूर में, लाहौर में, सियालकोट में और हमारे गिरदोनवा में बहुत बड़े बड़े नाम हैं,
तो उनका ये मतलब स्टेटस उनका नहीं है आपके माशाल्लाह कबूतर लोग। मैंने देखा, बल्कि मुझे अभी याद आ गया जब मैंने इराक़ का नाम लिया, इराक़ में तो वो आपके कबूतर उड़ा भी रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही। मैं वो उड़ा क्यों रहे हैं पता है आपको? जी। मैंने उनको कन्विंस किया उनको उड़ाने के लिए। वो मेरे से राब्ते में है, वो मुझे कॉल करते हैं, वो मुझे मैसेज करते हैं, मैं उनको कन्विंस करता हूँ कि इन कबूतरों को बाहर छोड़ें, अपनी गर्मी में इनको बाहर छोड़ें, क्योंकि उनको किसी ने कहा था ये कबूतर नहीं उड़ते। मैंने उनसे कहा था कबूतर आपके पास मौजूद हैं, इनको बाहर छोड़ें, आपको पता चलेगा उड़ते हैं कि नहीं उड़ते। अल्लाह की मेहरबानी से बड़ा ज़्यादा उड़ रहे हैं वहाँ पे, इराक़ की गर्मी में उड़ रहे हैं कबूतर। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो प्यारे दोस्तों, कुछ शौक़ करते हैं, साथ साथ बातचीत भी करते रहेंगे। तो अब शौक़ करते हैं, मेरा अलग बातचीत हमारी काफ़ी हो गई, तो आप दोस्त इंतज़ार कर रहे होंगे फ़रूक भाई के कबूतर देखने के लिए। तो चलें शौक़ करते हैं अब। ये जी फ़रूक भाई, ये मेल है जी, ये मेल है। मेरे दोस्तों शौक़ करें मेल का। ये मेल है और माशाल्लाह मोस्टली मेरे पास 99% रिंग बर्ड्स हैं, सबको मेरे रिंग पड़े हुए हैं। फ़रूक भाई क्या एज है इसकी? अभी भाई ये तकरीबन कोई 2 साल, 2.25 साल इसकी एज है इस मेल की। अच्छा फ़रूक भाई, एक पेयर से आप कितने क्लच लेते हैं? कितनी देर तक लगा रहता है एक पेयर? अभी भी मैं एक पेयर को ना एक सीज़न से मतलब ये है, जैसे एक हमारा यहाँ पे वेदर है, हम लोग यहाँ पे जून जुलाई में हमें जोड़े तोड़ने पड़ते हैं, वेदर ऐसा हो जाता है। फिर अगस्त के मिड में जाकर या सितंबर के स्टार्ट में ना हम दोबारा पेयरिंग करते हैं, तो वहाँ सितंबर से स्टार्ट हो गए अगले साल जून तक, इसको मैं एक सीज़न समझता हूँ। एक पेयर की लाइफ एक सीज़न होती है मेरे पास, वो जितने मर्जी अच्छे बच्चे क्यों ना निकाल रहा हो, अगर वो अच्छे रिक्वायर्ड निकाल रहा है तो वो 1 साल उसकी एज होती है, उसके बाद मैं वो पेयर दोबारा ज़िंदगी में कभी नहीं लगाता, उसको मैं तोड़ देता हूँ। उसके बाद कोई नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन अवेल करता हूँ, और जो है ना उस पेयर के जो मैंने एक सीज़न में, एक साल में जो बच्चे निकले होते हैं, वो 5 क्लच हैं, वो 6 क्लच हैं, उनमें से जो 8-10 बच्चे निकले होते हैं मेरे पास, उनमें से 1, 2, 3 सिलेक्ट करके बाकी फिर मैं बच्चे वगैरह भी दे देता हूँ। ये तो आपका ना कि आपके पास उससे भी अच्छी ऑप्शंस हैं, अगर किसी के पास ऑप्शन ही नहीं है फिर वो क्या करे? ये जो है ना, ये सवाल इस पर थोड़ा सा जो है ना ये समझ लें कि जिसके पास ऑप्शंस नहीं है, ये उसके शौक़ के लिए एक क्वेश्चन ऑफ इंटरोगेशन है, एक ये लम्हा फ़िक्री है कि अगर उसके पास सेकंड ऑप्शन नहीं है तो वो उसको अपने सेटअप में, अपनी सोच में, अपने कबूतरों में तब्दीली लानी चाहिए कि उसके पास सेकंड ऑप्शन ही कोई नहीं है। अगर शौक़ करके शौकीन बंदे के पास सेकंड ऑप्शन नहीं है तो फिर ये उसके शौक़ के लिए और उसकी सोच के लिए एक लम्हा फ़िक्री है मेरे हिसाब से, अगर आपको सेकंड ऑप्शन नहीं है तो। सही है। अच्छा फ़रूक भाई, कभी बाप बेटी का या बहन भाई का लगा देते हैं पेयर? अमूमन हुआ नहीं ऐसा, यानी कि मैं ज़्यादातर करता नहीं रहा, ऐसा किया नहीं है, लेकिन एक आध दफ़ा किया भी है और अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। वो मजबूरी की हालत में करना पड़ता है जब आपने ब्रीड। परों का शौक है इसके परों का? ये ना थोड़ा सा जो है ना, मैं इसको ना अच्छा काटा हुआ है अंदर वो थोड़ा सा ना, मैं बर्ड ना, मैं अग्रेशन बहुत है इन परिंदों में, बहुत अग्रेसिव है। अच्छा, मैं थोड़ा सा ना इनको काट के लगाता हूँ। ये आप इसकी बगलें दिखाएं थोड़ी सी। अभी ना ये मोल्टिंग सीज़न अभी भी चल रहा है, ये अभी भी पर झाड़ रहा है। ये प्यारे दोस्तों, इस बर्ड का आप पलक की नफासत देख सकते हैं, नोक का कलर, आई का कलर, सारी चीज़ें, और इसका मोरा, ये इसका टोटल व्यू है। ये मेरा बड़े शौक वाला परिंदा है, मेरे पास इसकी काफ़ी ब्रीड इसकी मैं ले चुका हूँ इस परिंदे की। माशाल्लाह।
अच्छा फरूक भाई, ये वक्त के साथ ये भी आंखों में जालियां लेके आते हैं कि बस बिल्कुल। यहीं पे इतने? नहीं, इनकी प्रॉपर जालियाँ आती हैं और इसी कलर में आती हैं जालियाँ। आप इनको जूम करेंगे धूप में, वाइट कलर के बड़े अच्छे रिंग बने हुए हैं इनकी आंखों में। अच्छा अच्छा अच्छा। ये देखें जी, ये फरूक भाई। अब ये हबीब भाई, ये देखें, अगर आपका कैमरा इसको दिखा रहा है, अब ये फीमेल है। जी जी। अब एक चीज़ कही जाती है कि जी लुएँ होनी चाहिए कबूतरों पे। अब ये देखें, ये फीमेल, मैं आपको बच्चों की भी लुएँ दिखा सकता हूँ, मैं आपको मेल्स की, ये देखें फीमेल की, ये सारी आपको ये नज़र आ रही होंगी। ये एक अच्छे ब्रीडर होने की बहुत बड़ी निशानी है। सही है। अब ये देखें कि भरी पड़ी है, इसका सारा गर्दन भरी पड़ी है लुओं के साथ, ये अच्छे ब्रीडर होने की निशानी है। ये मोस्टली मेल्स को होती है, लेकिन ये देखें फीमेल है, उसके बावजूद भरी पड़ी है इसकी। माशाल्लाह। ये जो है ना, ज़बरदस्त जी, माशाल्लाह। बिल्कुल वही नफासत पलकों की और आइज़ मोरा। ये कलर देखें, डायल देखें, वो सारे कबूतरों का ना आपको एक ही तरह का बिल्कुल नज़र आ एक ही नज़र आता है। रहा है। ये बिल्कुल देखें इसके पर का शौक करें। माशाल्लाह माशाल्लाह। जी प्यारे दोस्तों, ये फरूक भाई का ब्रीडिंग सेटअप है और आप देख सकते हैं हर केज पे जो है वो नंबरिंग है। और ये बिल्कुल उन्होंने जो स्टैंडर्ड के हैं, जिस तरह नीचे ट्रे लगी होती है और ड्रॉपिंग नीचे चली जाती है और गिरा पड़ा दाना नीचे चला जाता है, बिल्कुल उसी तरह उन्होंने ये फरूक भाई 30 हैं केजेस। जी 30 बॉक्स। और वो सामने आपको नज़र आ रहा है वेंटिलेशन का इंतज़ाम किया हुआ है अंदर जो है। फरूक भाई, ये आपने पलाइयाँ क्यों लगाई हैं ऊपर? ये नहीं, ये सामने दीवार के बस साथ। ये ज़रा इनकी, ये देखें, ये हबीब भाई, ये नीड, ये नेसेसिटी नहीं है, ये मेरा शौक है। सही है। ये आप ऊपर छत पे देखें, ये सारी थर्माकोल लगी हुई है। जी जी। इसके पीछे ना थर्माकोल शीट लगी हुई है, ठीक है। ताकि जरा टेम्परेचर कंट्रोल है। आप यहाँ से दिखाएंगे ना तो ये देखें, आपको नजर आएगी बिल्कुल। सारी ये थर्माकोल शीट है अंदर, उसके ऊपर पलाई लगी हुई है। ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए, ये मेरे पास ना शेख हसनैन साहब आए थे जी तो उन्होंने मुझे कहा था कि यार तुमने इतने कीमती कबूतर रखे हुए हैं, जी जी। तो इनको आपने इसी तरह ही रखा हुआ है। मैं कहा था कि मैंने तो अपनी तरफ से बहुत अच्छा रखा हुआ है, कैसे रखूं? उन्होंने कहा था ये अपनी दीवार में ना या तो थर्माकोल शीट लगवाएं या पलाई लगवाएं, सारी आपके बहुत कीमती कबूतर हैं, एटमॉस्फेयर भी वो कीमती थे। ये उनके कहने पे मैंने सारी शीट्स और ये फिर ऊपर सारी ये पलाई लगवाई। इससे बहुत फ़र्क पड़ा जी, उनके मशवरे से बहुत फ़र्क पड़ा। यहाँ पे शदीद सर्दी में आप आएंगे आपको ठंड नहीं लगेगी, शदीद गर्मी में आएंगे आपको गर्मी नहीं लगेगी। ये थर्माकोल यानी बहुत कंट्रोल करती है टेम्परेचर पे। अच्छा फरूक भाई, पहले आप कॉलोनी ब्रीडिंग करवाते थे, अब आप बॉक्स पे आ गए हैं, फ़र्क पड़ा है? और जी बहुत फ़र्क पड़ा है। एक्चुअली ये जो ये ब्रीड है ना, हाँ जी। इनकी अग्रेशन नहीं ख़त्म होती हबीब भाई। ये और भी कबूतर हैं और भी रखे हुए हैं, सारी ज़िंदगी कबूतरों में गुजर गई है। इस ब्रीड की अग्रेशन नहीं खत्म होती है। इतने अग्रेसिव कबूतर हैं, ये आपके साथ टेम ही नहीं होते। इनको टेम करना मैं समझता हूँ दुनिया का मुश्किल तरीन काम है। हमारी विश है कि हमारे साथ टेम हो, लेकिन ये टेम नहीं होते। ये अंदर आप एंटर हुए हैं, खुडे गए, मादियाँ सारी अंडे छोड़ के बाहर, और वो भूल गई हैं कि हमने अंडे उतारे हैं। फिर उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए ना मजबूरन ये करना पड़ा। ये सारे दरवाजे जो होते हैं ना, ये खुले होते हैं। ये दरवाजे अभी फिलहाल आपके लिए कुछ शौक करवाना इसलिए बंद किए हैं। ये ऐसे दरवाज़ा खुला होता है जी। ये पेयर बाहर आते हैं, अच्छा। अपना बाहर जाते हैं, ऊपर खिड़की बनी है, इधर दरवाज़ा, बाहर फटे आपने लगे देखे होंगे, इन कबूतरों के लिए लगे हुए हैं। बाहर सारा सेटअप बंद है, आप बाहर से भी शौक करवाएं सारों को। ये इन्हीं के लिए सारा बना हुआ है। ये अंदर बाहर आते हैं और ये अपने खानों के अंदर बाहर होते हैं, और खुले खुले खाने इनके लिए बनवाए हुए हैं। खाने बंद इसलिए हैं कि आप ज़रा थोड़ा सा ना इनकी कंट्रोल ब्रीडिंग करवा सकें। सर्दियों में दाने में क्या चेंजिंग करते हैं?
बॉस मैं तकरीबन सर्दियाँ गर्मियाँ ना मेरा दाना तकरीबन एक जैसा ही होता है। सही मेरी है। कोशिश होती है कि मैक्सिमम जो चीज़ें डल सकती हैं ना जी मैं वो इनको सर्व करता हूँ। उस सर्दी गर्मी से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं सर्दी में भी वैसा दाना डालता हूँ जैसा मैं गर्मी में डालता हूँ। ज़्यादा और मेरे दाने में ना कुछ 14 से 15 से 16 चीज़ें जी हैं मेरे दाने में। वो सर्दी गर्मी सारा साल मैं वैसे ही डालता हूँ। एक जैसे ही रहता है। तकरीबन एक जैसा रहता है। तकरीबन थोड़ा बहुत माइनर सा फ़र्क होता है लेकिन तकरीबन एक जैसा रहता है। चीज़ें वही होती हैं, थोड़ी सी मिकदार कम ज़्यादा हो जाती है सर्दी गर्मी के हिसाब सही। से। फरूक भाई इनमें से नीले भी निकलते हैं, नीले चीने टाइप? नहीं मेरे पास ज़रा कम में निकलती है। सही है। ये दोस्तों आए आप आगे। हमारी आज की मुलाकात है फरूक भाई से। देखें माशाल्लाह ये उनका ब्रीडिंग सेटअप है और उसके मतलब उन्होंने पहले ही बताया है कि शेख साहब ने कहा जी कि इनको जैसे कबूतर हैं वैसे, जैसे कीमती कबूतर हैं वैसा कीमती हुसैन शेख एटमॉस्फेयर। साहब की वजह से ना हुसैन शेख साहब आए थे। जी उनकी मेहरबानी है, उनका प्यार, उनका बड़ापन है। वो उन्होंने इस काबिल समझा कि वो आए। जी उन्होंने आके ना तो मुझे ये गाइड किया था कि यार आपके कबूतर बहुत कीमती हैं, आप इनको ना एटमॉस्फेयर इनको उन जैसा दें। तो मैंने पूछा क्या करूँ। उन्होंने कहा था ये सारी दीवारों पे ना, दीवार पर उन्होंने मुझे हाथ लगा कर बताया। उन्होंने ऐसे दीवार पे हाथ रखवाया मेरा, कहते थे देखें ठंडी है। मैं कहा जी ठंडी है। उनका ये ठंडी नहीं होनी चाहिए, सर्दियाँ थी तब। उनका इनको थर्मोकोल शीट लगवाएं सारी, और फिर ये आपका ना आपको पता चलेगा कि फ़र्क पड़ा है। वाकई बहुत फ़र्क पड़ा। मेरे सारे केजेस में ये सारी थर्मोकोल शीट है, उसके ऊपर ये सारी प्लाई लगी हुई है, सिर्फ और सिर्फ वेदर को मेंटेन रखने के लिए। सर्दी में ये बहुत ठंडी नहीं होती, गर्मी में ये बहुत गर्म नहीं होती। अभी देखें ये बिल्कुल एक यंग पट्टा है। अभी जी। इसने बच्चे भी नहीं पाले, इसने 10वां पर झाड़ा हुआ अपना। इसको मैंने ब्रीडिंग में लगाया, अंडे उतरा के बैठा हो, लेकिन अभी तक इसने बच्चे पाले नहीं हैं। जी मैं इसको ना छोड़ के आपको शो करवाता हूँ। ज़रा अंडों से उठा इसको ना ये अभी 10 पर का पट्टा है। जी ये पहली मरतबा अपने बच्चे पालेगा। पर दोस्तों इसी के साथ फरूक भाई से हम इजाज़त चाहेंगे। उन्होंने हमें टाइम दिया। फरूक भाई आपका बहुत शुक्रिया। आपकी मोहब्बत, आपकी मेहरबानी, आपका प्यार है, आप आए, मुझे बड़ी खुशी हुई आपके आने से। और मेरे पास जो कुछ था, मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे लोग फॉलो करें, मैंने जी। सिर्फ वो बताया जो कुछ मैं कर रहा हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो सो नाइस ऑफ यू। आपकी मेहरबानी। इंशाल्लाह ताला फिर से मुलाकात होगी। जी, इंशाल्लाह आपका अपना घर है, आप जब मर्जी आएं। प्यारे दोस्तों अगर आपको आज का प्रोग्राम पसंद आए तो दोस्तों से भी शेयर करें। आप सबका बहुत शुक्रिया, आपने हमारे साथ रहे। अल्लाह हाफिज़।